सर ये बताइए, जैसे आरपीएससी वैसे तो इसको इंटरव्यू कहता है, तो क्या ये महज एक इंटरव्यू है या फिर ये कि पूरा पर्सनालिटी असेसमेंट है? इंटरव्यू वाले दिन एक्चुअली में क्या क्या होता है, आप जरा क्विकली बता दीजिए। तो सर अब हम बात करते हैं ड्रेस कॉम्बिनेशन के बारे में। आपने इंटरव्यू वाले दिन क्या पहना था? जी। और सर कुछ महिला कैंडिडेट्स भी हैं जो इंटरव्यू देने जाएंगी, उनको सूट प्रेफर करना चाहिए कि साड़ी प्रेफर करना चाहिए? सर अब डिस्कस कर लेते हैं कि आपसे चेयरमैन ने क्या सवाल पूछे थे और जो टेक्निकल मेंबर्स थे उन्होंने क्या सवाल पूछे। नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस का कितना इंपॉर्टेंस है और उसको किस तरीके से कवर करना है। अगर एस्पिरेंट्स जो जाने वाले हैं, अगर उनके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। एक बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है मार्केट में कि जो बाहरी स्टूडेंट हैं, आउटसाइडर्स, तो उनको तो मार्क्स मिलेंगे नहीं इंटरव्यू में। बाकी सर जैसे आउटसाइडर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई स्पेसिफिक सजेशन है आपका कि उनको क्या क्या चीज़ें स्पेशल राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के जानी चाहिए? हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेप्शनल डायलॉग। आई एम विष्णु चौधरी। इस वीडियो में आज मेरे साथ है महेंद्र सर। महेंद्र सर ने आरपीएससी आईएएन परीक्षा 2013 में उनका सिलेक्शन हुआ था और फिलहाल वो राजस्थान के जोधपुर में जल संसाधन विभाग में एज असिस्टेंट इंजीनियर पोस्टेड हैं। सर के बारे में बता दूं कि सर एक तो उनका एक यूट्यूब चैनल है ज्ञान टोकरी करके, आपने बहुत से लोगों ने देखा होगा। बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल वीडियोस और काफ़ी ज्ञान के वीडियोस सर डालते हैं। मैं भी उसको 2018 से फॉलो कर रहा हूँ। सर ने आरपीएससी आईएएन परीक्षा के बारे में एक वीडियो और डाला हुआ है पहले से, शायद मार्च में उन्होंने अपलोड किया था। काफ़ी बेसिक चीज़ें वहाँ कवर करी हैं, बट उसके अलावा बहुत सारे डाउट्स हैं सर एस्पिरेंट्स के माइंड में, तो मैंने सर को रिक्वेस्ट करके आज बुलाया है। तो कोशिश करेंगे कि सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर करे जाएँ। तो ये वीडियो बेसिकली 4 पार्ट्स में होगा। सबसे पहले हम लोग जरा इंट्रोडक्शन है, देन वी विल डिस्कस अबाउट कि भाई उस दिन इंटरव्यू वाले दिन क्या क्या होता है। देन हम डिस्कस करेंगे कि जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। एंड देन हम कुछ सजेशन लेंगे सर से, जो एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या 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 करना चाहिए। तो सर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू विष्णु। अच्छा सर, आपका जो वीडियो था मार्च वाला मैंने देखा हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें आपने उसमें कवर कर ली हैं। तो सर अब हम उसके अलावा जो चीज़ें बची हुई सर उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सर ये बताइए कि 2014 के इंटरव्यू में और अब जो इंटरव्यू हो रहा है इसमें क्या डिफरेंस देखते हैं आप? आज की जो अपन बात करें तो आज तो बहुत एडवांस चीज़ें हो चुकी हैं। पहले इतने लोगों के पास सोर्सेज नहीं थे। यदि हम ऑनलाइन भी बात करें तो इतना मटेरियल मौजूद नहीं था। मॉक इंटरव्यू या फिर बहुत सारे गाइडेंस प्रोग्राम लोगों के पास नहीं थे। तो आज वो सब हर किसी के पास मौजूद है। बहुत सारे अपन कह सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या फिर ऑनलाइन कोचिंग वगैरह कहीं से भी आज लोग पहले से ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। तो जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो भी हमसे मतलब उस टाइम से आगे हैं, और आज जो देने वाले हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं, वो भी अब पहले से ज़्यादा एडवांस हैं। यस सर, डेफिनेटली सर। और सर ये बताइए, जैसे आरपीएससी वैसे तो इसको इंटरव्यू कहता है, तो क्या ये महज एक इंटरव्यू है या फिर ये कि पूरा पर्सनालिटी असेसमेंट है? मैं दोनों कहूँगा, ये इंटरव्यू भी है और पर्सनालिटी असेसमेंट भी है। वो इसलिए कि जैसे वो सब वॉच करते हैं, जैसे आप किस तरह से रूम में एंटर हुए, किस तरह से आपका बैठने का पोस्चर है, आप अंदाज अपना आप कोई बात को बयां कर रहे हो उसका अंदाज क्या है, मतलब आपका नज़रिया कैसा है। तो ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। तो एक तरह से पर्सनालिटी टेस्ट हो गया और नॉलेज स्किल्स वगैरह आपको जांचते हैं, तो वो एक तरह से इंटरव्यू हो गया। तो मैं मानता हूँ कि दोनों है। सर अभी आपको पता ही है आज के कंपटीशन दौर में सारे लोग जो हैं इंजीनियरिंग सर्विस गेट वगैरह की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ में आरपीएस सेट भी दे रहे हैं। तो काफ़ी लोग का प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है इंटरव्यूज के लेके, कुछ ने पीएसयूज में दिए हैं। तो सर ये इंटरव्यू और पीएसयू वगैरह के इंटरव्यू में क्या डिफरेंस है सर? मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मैंने पीएसयू या फिर ईएस का इंटरव्यू नहीं दिया, तो मुझे वहाँ का आइडिया नहीं है। सर ये बताइए कि जो इंटरव्यू वाले दिन एक्चुअली में क्या क्या होता है, आप जरा क्विकली बता दीजिए। इंटरव्यू का जो दिन होता है, एक तो बहुत खास दिन होता है जो भी कैंडिडेट है उसके लिए। उस दिन क्या होता है, इंटरव्यू को 2 पार्ट्स में वो बांट के रखते हैं इंटरव्यू दिन को, कि एक तो मॉर्निंग शिफ्ट होती है, एक आफ्टरनून शिफ्ट होती है। तो 2 भाग में मतलब इंटरव्यू होता है। जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले होते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, मॉर्निंग शिफ्ट वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सुबह जल्दी होगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो आपके साथ में डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो भी साथ में होता है। तो ये सारी चीज़ें चेक होंगी। तो जब वहाँ पे एकदम क्लियर हो जाओगे, डॉक्यूमेंट वगैरह आपके मतलब अच्छे से चेक हो जाएंगे, उसके बाद आपको इंटरव्यू रूम के पास में एक वेटिंग रूम होता है, वेटिंग हॉल होता है, वहाँ पे भेज देते हैं कि भाई वहाँ आप वेट कीजिए, आपका नंबर आएगा। तो जब अपना नंबर आता है तो गेट पे एक चपरासी अपन कहें, पियोन कहें, तो वो खड़े होते हैं, आरपीएससी के ही होते हैं, तो आपको बुलाने आएंगे। बाकायदा गेट खोल के वो आपको
अंदर जाने के लिए कहेंगे। तो ये बेसिकली इंटरव्यू से पहले का प्रोसेस है। अच्छा सर, तो इंटरव्यू वाले दिन आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं? डॉक्यूमेंट्स में जनरल डॉक्यूमेंट जो अपने एजुकेशनल रिलेटेड हैं वो तो सारे चाहिए। उसके अलावा एक एनओसी चाहिए होती है यदि आप पहले ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हो तो वो, और उसके अलावा डिग्री कंप्लीट कब हुई है वो क्लियर होना चाहिए अपने डॉक्यूमेंट्स में। यदि वहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए कोई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है तो वो भी चाहिए। उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास, बस ये। अच्छा सर, ऐसा कुछ हो जाए कोई एस्पिरेंट है जो इंटरव्यू देने जा रहा है, अगर वो बाई चांस कोई डॉक्यूमेंट भूल जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो उसको मौका मिलता है दोबारा, या फिर इंटरव्यू नहीं लेंगे उसका? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि भाई इंटरव्यू नहीं लेंगे, लेकिन यदि आपको कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट ऐसा है कि ये बाद में भी सबमिट किया जा सकता है तो उसके लिए बाकायदा मौका दे देते हैं। मेरे साथ खुद के साथ ऐसा हुआ था, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ डिग्री कंप्लीशन मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो फिर उन्होंने कहा कि हम आपको प्रोविजनल मतलब आपके तौर पे आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, बाकी आपको 15 दिन का हम टाइम देंगे, उसमें आपको अपना सबूत देना होगा। तो उस टाइम में फिर मैंने दौड़ भाग करके मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस सबमिट करवाए थे। तो ऐसा नहीं है कि जाते किक आउट करके भगा देंगे कि कुछ नहीं है, लेकिन हाँ होना ऐसा चाहिए कि थोड़ा सा ऐसा हो कि जिसे आप दे सको। ऐसे डॉक्यूमेंट होंगे तो मौका देते हैं। सर अब हम बात करते हैं ड्रेस कॉम्बिनेशन के बारे में। आपने इंटरव्यू वाले दिन क्या पहना था? मेरा इंटरव्यू सर्दियों के दिनों में हुआ था, तो मैंने तो उस टाइम सूट मेरे पास था नहीं, तो सिंपल अपना फॉर्मल पैंट था। मैं बात करूँ गहरे नीले रंग का और हल्के आसमानी रंग की उसके साथ शर्ट थी, और ग्रे कलर की मेरे पास स्वेटर थी, और टाई मैंने उसमें साथ में ली थी। तो ये मेरा सिंपल सा सेटअप था, और अपने फीते वाले जूते थे काले। तो ये मेरा ड्रेसअप था। हाँ सर, जनरल सेटअप यही रहता है। बाकी सर जनरली यही आप कैरी कर सकते हो। अब मान लो गर्मियों में इंटरव्यू हो तो आप ज़रूर नहीं है कि आप ब्लेजर या कोट वगैरह डालो। आप कोट डाल के जाओ तो हो सकता है सीधे पूछ ले भैया इतनी गर्मी में कोट कैसे पहन के आ गए, आपको दिक्कत नहीं हो रही। तो वो भी एक बात है, लेकिन मैं मानता हूँ कि नीचे अपन पैंट की बात करें तो डार्क कलर का पैंट और ऊपर लाइट कलर की शर्ट अपन कैरी कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है, साथ में फीते वाले जूते हों। हाँ बस इतना थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि अपने जो जूते हैं उनका बेल्ट के साथ मैचिंग होना चाहिए। बेल्ट भी मतलब हमारे जूते काले हैं तो बेल्ट भी काला ही। कई बार लोग ध्यान नहीं देते तो उससे थोड़ा सा बुरा प्रभाव वहाँ पे पड़ता है। हाँ जी। और सर कुछ महिला कैंडिडेट्स भी हैं जो इंटरव्यू देने जाएंगी, उनको सूट प्रेफर करना चाहिए कि साड़ी प्रेफर करना चाहिए? महिलाएं तो देखो यदि शादीशुदा हैं तो फिर वो साड़ी पहन सकती हैं, और कई बार बिना शादीशुदा भी साड़ी पहने तो भले ही पहन ले। लेकिन सूट सलवार भी यदि सिंपल जो होते हैं अपन कहें अपन ऑफिस वियरिंग टाइप के, तो वो भी पहन के जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पैंट ट्राउज़र वगैरह भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो सर ये तो हमारा जनरल ओवरव्यू हो गया इंटरव्यू के बारे में। सर अब हम बात करते हैं सर उस दिन इनसाइड जब एक बार रूम में आपने बताया जैसे चपरासी ने गेट खोला और अंदर घुस गए, उसके बाद की कहानी क्या है? उसके बाद की कहानी शुरू होती है कि जैसे आप गेट खोल के एंटर करोगे तो कई बार क्या मेरे साथ जो हुआ था मैं बता रहा हूँ कि मुझे पता नहीं था कि क्या है आगे क्या है। गेट तो खुल गया लेकिन अंदर क्या है। तो उसमें क्या है कि एक गैलरी है, थोड़ी सी अपन को 5-1 कदम चलना होगा फिर जाके पूरा रूम ओपन होता है। तो कई बार शुरू में ध्यान नहीं हो तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आरपीएससी में शायद रूम सभी ऐसे हैं कि जिनमें आप थोड़ा सा चलोगे फिर जाके गेट पूरा रूम ओपन होगा। तो वहाँ से आपको फिर वो इंटरव्यू जो पैनल है बोर्ड है वो वहाँ से दिख जाता है। तो वहाँ से आप उन्हें अभिवादन करें और फिर चेयर पे जाके आप बैठ जाएं। अब सर इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करते हैं कि पहले तो ये बताइए सर कि कितने बोर्ड मेंबर थे और कितने देर इंटरव्यू चला टोटल? जी बोर्ड मेंबर्स की मैं बात करूँ तो मेरा जो इंटरव्यू बोर्ड था उसमें 3 मेंबर थे। आरपीएससी के उस टाइम जो चेयरमैन थे डॉक्टर ललित पवार, वो मेरे बोर्ड के चेयरमैन थे। साथ में 2 एक्सपर्ट्स थे और 3 लोगों का पैनल हो गया। साथ में इंटरव्यू टाइम की यदि बात करें तो लगभग 25 से 30 मिनट के आसपास तक इंटरव्यू चला था। तो सर अब डिस्कस कर लेते हैं कि आपसे चेयरमैन ने क्या सवाल पूछे थे और जो टेक्निकल मेंबर्स थे उन्होंने क्या सवाल पूछे थे? अब जैसे आप जाते हो तो सबसे पहले जो बोर्ड के चेयरमैन है वो आपका वेलकम करते हैं। वही जो नॉन टेक पार्ट है वो वही स्टार्ट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरव्यू शुरू भी वही करेंगे और फिनिश भी वही करेंगे जो अपने चेयरमैन होते हैं बोर्ड के। तो उन्होंने जनरल क्वेश्चंस पूछे कि इंट्रोडक्शन अपना दीजिए, उसके बाद में स्कूलिंग कहाँ से हुई। फिर एक क्वेश्चन उन्होंने ये भी पूछा था कि अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी क्या कर रहे हो। तो मैं उस टाइम ये भी कई लोगों के साथ दिक्कत होती है कि अब हम गैप दिखाएं कि नहीं दिखाएं, बहुत दिन हो गए डिग्री कंप्लीट हुए या वर्किंग पहले काम कर रहे हैं तो बताएं कि ना बताएं। तो मेरे साथ तो ऐसा था नहीं, तो मैंने बता दिया सर मैं तो सिंपली तैयारी कर रहा हूँ अभी, ये मेरा फॉर्म भरा हुआ था तो उसमें इसी की तैयारी कर रहा हूँ। तो ओके, फिर वो नॉन टेक कंप्लीट हुआ, फिर टेक्निकल पार्ट्स पूछने लगे। तो 2 एक्सपर्ट थे
सबसे पहले जो एक पहले एक्सपर्ट्स थे उन्होंने पूछा मेरे से सीवरेज सिस्टम के बारे में। सीवरेज सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार के होता है, इंडिया में हम कौन सा यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। तो ये एनवायरनमेंट से इतना सा पूछ के फिर वो सॉइल मैकेनिक्स के अंदर आ गए, वहाँ पे कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शन वगैरह इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। फिर वो बिल्डिंग मटेरियल पे आ गए, फ्लोरिंग क्या होती है, फ्लोरिंग कितने तरह की होती है, और हम यदि हैवी वर्कशॉप है तो वहाँ पे कौन सी फ्लोरिंग यूज करेंगे। तो उसके बाद में फिर उन्होंने थोड़ा सा आरसी से एक क्वेश्चन पूछा सिंगली और डबली बीम से रिलेटेड, इनमें डिफरेंस क्या होता है, क्या होती है। फिर उन्होंने हैंड ओवर कर दिया दूसरे टेक्निकल एक्सपर्ट्स को, तो वो शायद इरीगेशन डिपार्टमेंट से थे। तो उन्होंने चालू किया टाइप ऑफ कैनाल, टाइप ऑफ इरीगेशन, फ्लो इरीगेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ डैम, डैम्स कितने तरह के होते हैं, आर्च डैम क्या होता है, अर्दन डैम क्या होता है, कैसे डिज़ाइन करते हैं, कौन कौन से फोर्स उस पर लगते हैं, ड्रॉ करके बताओ। उनके पास एक पेपर पेंसिल आपको दे देते हैं तो उस पर ड्रॉ करके दिखाना होता है। तो उन्होंने बोला था कि कौन कौन से फोर्स डैम पे लगते हैं, वो आप एक बार फोर्स ड्रॉ करके दिखाओ। तो इस तरह से इरीगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। उसके बाद में फिर उन्होंने हैंड ओवर वापस कर दिया चेयरमैन साहब को। तो चेयरमैन साहब ने फिर बोले आपकी हॉबी क्या है, वो ये क्वेश्चन उन्होंने लास्ट में जाकर पूछा आपकी हॉबी क्या है। तो जैसे मेरी हॉबी मैंने बता दिया कि सर मैं रेडियो सुनता हूँ। तो एक बार तो सब हंसने लगे कि रेडियो कौन सुनता है आज के टाइम में। मैंने कहा सर सुनता हूँ। तो फिर वो आगे बढ़े, अच्छा रेडियो पे क्या सुनते हो। मैंने कहा सर विविध भारती FM जो होता है उस पर भी आता था वो चैनल। तो फिर अच्छा फेवरेट एंकर कौन है और क्या सुनते हो, उस पर गाने आते हैं, अच्छा फेवरेट म्यूजिक सिंगर कौन है। तो ये चीज़ें पूछी। फिर फाइनली एक और क्वेश्चन पूछा, हाँ एक मैं क्वेश्चन सॉरी भूल गया, अर्दन डैम की जब बात चली थी तो वो भी पूछा था कि सबसे मशहूर और सबसे लंबा अर्दन डैम भारत में कौन सा है। तो वो भी एक क्वेश्चन था, अपने महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड डैम। तो वो आंसर हो गया। उसके बाद में पूछे कि महानतम क्रिकेटर कौन है। इतना पूछ के उन्होंने बोला थैंक यू आप जा सकते हैं। तो इस तरह से इंटरव्यू कंप्लीट बोला, वो 25-30 मिनट हो गया उनका। तो सर मोर और लेस देखे तो इसमें टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों तरीके के सवाल पूछे गए हैं वहाँ पे इंटरव्यू में। हाँ, अब ये मेरे से थोड़ा सा नॉन टेक कम पूछा हो सकता है, दूसरे वाले से ज़्यादा पूछ लिया हो, लेकिन पूछते तो दोनों ही जी। तो अगर सर हम बात करें कि जैसे पर्सनल डेटाबेस अगर आपका डेफ है जो, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पे, ऐसे क्या क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पर्सनल तो जहाँ से अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह जहाँ से अपन ने की है, एक तो वो हो जाता है अपन कहाँ पल बढ़ के बड़े हुए हैं, वो कहाँ रह रहे हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते भाई इसको सराउंडिंग के बारे में क्या पता है, बेसिक सा। तो वो बेसिक नॉलेज हमें अपनी सिटी की, अपनी जहाँ से अपनी डिग्री की है वहाँ की, या जब भी हम जॉब वगैरह कर रहे हैं वहाँ की होनी चाहिए। तो सर अभी हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे कि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एस्पिरेंट्स जो इंटरव्यू के लिए, तो उसमें कुछ डाउट्स हैं लोगों को कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो सर टेक्निकल के लिए आप सबसे पहले बताइए कि जो बुक्स हैं उनमें कौन सी बुक्स को प्रेफर करना चाहिए, या फिर उन्होंने जो नोट्स पढ़े हैं मेंस प्री की प्रिपरेशन में उन्हीं से काम हो जाएगा? देखो इंटरव्यू की अपन बात करें तो मेरे को लगता है आरपीएससी का जो मेन एग्जाम का पैटर्न है वो कुछ इस तरह का है कि उसमें सभी तरह के क्वेश्चन वो पूछते हैं, 2 नंबर में भी पूछते हैं, 5 नंबर में भी पूछते हैं। तो उनके चक्कर में हम लगभग सारी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं, डेफिनेशंस, थ्योरम, या फिर हम बात करें कोई भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो क्या होते हैं, तो ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वही चीज़ें यदि हम वापस रिवाइज कर लें, चाहे बुक्स में जो इंट्रोडक्शन होता है वहाँ से, या फिर कोई नोट्स आपके पास हैं तो वो भी कोई पढ़ सकता है। भले विशेष तो ऐसा तो स्पेशली मेरे को कुछ लगता नहीं है कि कुछ अलग से होता होगा। और हालांकि कई कोचिंग की ऐसी इंटरव्यू गाइडेंस की बुक्स भी आती हैं तो जिनमें बहुत सारे क्वेश्चन जो आपसे पहले पूछे हैं तो वो क्वेश्चन प्लस उनके आंसर भी होते हैं, तो वो भी एक बार देख लो तो कॉन्फिडेंस में बढ़े होती रही होगी। बाकी सर नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस का कितना इंपॉर्टेंस है और उसको किस तरीके से कवर करना है? नॉन टेक्निकल की बात ऐसी आती है कि जैसे ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ बंदा जॉब करने आ रहा है तो उसको राजस्थान का कितना क्या पता है। तो जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन होंगे वो मैं जहाँ तक समझता हूँ हो सकता है वो राजस्थान से रिलेटेड हों, कि राजस्थान में क्या, यहाँ की जियोग्राफी, यहाँ की पॉलिटिक्स और यहाँ का एनवायरनमेंट, क्लाइमेट वगैरह, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली अपन को पता होनी चाहिए। अब उसके अलावा जैसे अब करंट सिनेरियो में बहुत सारी चीज़ें पूरे प्रदेश अपने बात करें इंटरनेशनल लेवल पे भी चल रही है, तो वो भी हमें क्लियर होनी चाहिए। मतलब हाँ जो ताज़ा चीज़ें हैं कहीं पूछ लें। बाय द वे अभी स्वेज कैनाल वाली अपन बात करें, उसमें एक जहाज़ अटक गया था, उससे पूरी दुनिया में मतलब कोहराम समझ गया। तो ऐसे जो टॉपिक्स हैं वो कम से कम हमें अपडेट होने चाहिए, क्योंकि वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी हैं कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ किस तरह का कुछ भी घटित हो रहा है तो वो हमारी नॉलेज में होना चाहिए।
बाकी सर जैसे आपने अभी बताया कि पैनल में 2 मेंबर्स थे आपके, तो जैसे इस बार भी 4 डिपार्टमेंट के लिए परीक्षा हो रही है और उसके लिए इंटरव्यू होगा, तो क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग जनरल एक्सपेक्ट करें या फिर उन डिपार्टमेंट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? देखो, अब मैं जब तक मेरी मतलब समझ काम करती है उस हिसाब से मैं ये सोचता हूँ कि जैसे जो भी वहाँ पे एक्सपर्ट्स आने वाले हैं, हो सकता है इस बार पैनल 4 लोगों का हो या 3 का ही हो पहले की तरह। तो उसमें एक तो आरपीएससी के मेंबर हो जाते हैं, उसके अलावा 2 एक्सपर्ट्स होते हैं। तो वो या तो किसी कॉलेज के प्रोफेसर वगैरह होंगे या फिर वो किसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड होंगे, या रिटायर्ड हो सकते हैं या वर्किंग हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी ये हो जाती है, जैसे मान लो मेरे टाइम पे हुआ कि इरिगेशन डिपार्टमेंट के हेड वहाँ पे आ गए, तो उन्होंने सारे क्वेश्चंस इरिगेशन से रिलेटेड पूछे। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट मेरे लिए मतलब इस तरह से इंपॉर्टेंट हो गया। तो मान लो उसी जगह पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड हुए होते तो हो सकता है वो पीडब्ल्यूडी के सब्जेक्ट में से पूछ लेते। तो मैं समझता हूँ कि जैसे जो अपन 3 में अपने पास कोर डिपार्टमेंट हैं, पीडब्ल्यूडी, पीएचडी और इरिगेशन, तो इनसे रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं, जैसे पीएचडी से रिलेटेड हम बात करें हाईवे, सर्वे या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल वगैरह, तो वो चीज़ें हमारे क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा यदि अब अपन इरिगेशन की बात कर लें तो इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी हमारा अच्छे से होना चाहिए। और पीएचडी का कोई बंदा मतलब वहाँ पे आता है तो वो संभावना ये है कि जैसे वाटर सप्लाई या फिर सीवेज ट्रीटमेंट, इनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें अच्छे से होनी चाहिए। हो सकता है उन्हीं में से ज़्यादा क्वेश्चंस को पूछ लें ये। बाकी सर जैसे काफ़ी सारी कोचिंग्स हैं अभी जो मॉक इंटरव्यू वगैरह ले रही हैं, तो सर मॉक इंटरव्यू के लिए एस्पिरेंट्स को जाना चाहिए? ज़रूर, मैं कहता हूँ मुझे मौका मिलता तो मैं भी जाता। तो जिसको जो मौका मिल रहा है उसको फ़ायदा उठा लेना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा ये चीज़ें अपन एक्सरसाइज करेंगे तो उतनी ज़्यादा अच्छी अपनी परफॉर्मेंस होती जाएगी, तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं जब मॉक इंटरव्यू का एक फ़ायदा ये भी है कि जब इंटरव्यू लेते हैं तो उसके बाद वो आपको फीडबैक भी देते हैं, आप में क्या कमियाँ थी, क्या आपका अच्छा था, क्या आप सुधार सकते हो, ये सारी बातें बताते तो भी पता चलता है। अब सर हम जनरल सजेशंस पे आ जाते हैं। जैसे अगर एस्पिरेंट्स जो जाने वाले हैं, अगर उनके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है राजस्थान की करंट अफेयर की बात करें? न्यूज़पेपर पढ़ना तो मैं मानता हूँ कि जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूज़पेपर में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो अपन जनरल यदि कहीं और पढ़ेंगे तो हो सकता है वो ध्यान रहे ना रहे। न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहो लगातार तो चीज़ें आपको सामने आती रहती हैं कि भाई ये हुआ, और इससे अपना जो जीके वो भी अपडेट होता है। और खासकर इंटरव्यू के लिए तो अपन को पढ़ना ही चाहिए न्यूज़पेपर। और सर एक बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है मार्केट में कि जो बाहरी स्टूडेंट हैं, आउटसाइडर्स, तो उनको तो मार्क्स मिलेंगे नहीं इंटरव्यू में, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? इसके बारे में मैं तो ये मानता हूँ कि जैसे जब राजस्थान के कैंडिडेट को 10 या 11 नंबर मिल सकते हैं तो बाहर वाले कैंडिडेट को भी 10-11 नंबर मिल सकते हैं। तो ये बात तो अपन मतलब डायरेक्टली तो मैं नहीं कह सकता कि भाई बाहर वाले को कम ही नंबर मिलेंगे। हाँ, वो बात होती है जैसे इंटरव्यू होता है वो कई पार्ट्स में होता है, जैसे उसके 72 नंबर है तो आप एक तरह से अज्यूम कर लीजिए कि वो कुछ ना कुछ रेशो में वो बटा हुआ है जो 72 नंबर है वो। तो जैसे उसमें कुछ हिस्सा राजस्थान का भी होगा, राजस्थान की जीके का हो, कुछ आपकी पर्सनैलिटी का हो, कुछ टेक्निकल का होगा। तो इस तरह से तो उन वजह में कहीं आपने टेक्निकल में थोड़ा कम परफॉर्म किया, राजस्थान में थोड़ा कम मतलब अच्छे से नहीं कर पाए, तो हो सकता है आपके नंबर कम हो जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बाहर के हो तो सीधा ही नंबर उड़ा दो। मेरे को तो लगता नहीं ऐसा बहुत बड़े लेवल तक होता है। बाकी सर जैसे आउटसाइडर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई स्पेसिफिक सजेशन है आपका कि उनको क्या क्या चीज़ें स्पेशल राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के जानी चाहिए? सबसे पहले तो देखो, राजस्थान में वो जॉब करने आ रहे हैं तो उनको राजस्थान का बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। जो आरपीएस में जो इंटरव्यू लेने बैठे हैं वो उनको उस बात से मतलब नहीं है कि कहाँ से काम करने आ रहा है, उनको ये मतलब है कि काम कहाँ करेगा राजस्थान में। तो वो राजस्थान में आप पक्के होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, तो वो चीज़ वो कंफर्म करेंगे, इंश्योर करेंगे कि भाई राजस्थान का इसको सब कुछ अच्छे से पता है। यहाँ का जो बोली की अपन बात करें, बोली भाषा वो, उसके अलावा यहाँ का क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, यहाँ की ज्योग्राफी, यहाँ अपन वाटर रिसोर्सेज की बात कर ले राजस्थान में, या फिर एनर्जी रिसोर्सेज की बात कर ले, तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि भाई राजस्थान में क्या क्या कैसे कैसे है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो कम से कम होनी चाहिए राजस्थान की। बाकी सर जैसे प्रीलिम्स के टाइम पे सब लोगों ने जनरली ये जीके पढ़ी थी, तो उसको रिवाइज करके चले जाएंगे तो काफ़ी हद तक वहाँ से भी कवर हो जाएगा। अब वैसे तो देखो कुछ भी पूछ सकते हैं किसी से भी, किस्मत की बात है कि किससे किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाए, लेकिन फिर भी मानते हैं कि भाई थोड़ा तो अपन को राजस्थान के बारे में पता होना ही चाहिए। यहाँ की विधानसभा से रिलेटेड, यहाँ के मंत्री वगैरह, हर किसी को ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए कम से कम। अच्छा सर, बाकी एक सवाल ये बनता है कि अगर मानो कोई सवाल पूछा है इंटरव्यू में और उसका आंसर नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है फिर? हाँ, 1-2 क्वेश्चन मेरे साथ भी ऐसे थे। तो मैंने तो बस ये सिंपल बहुत मतलब आराम से, सर सॉरी मुझे नहीं आता है, तो वो बोलेंगे कोई बात नहीं, वो फिर दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे, तो आप आके बढ़ सकते हैं ऐसे सॉरी बोल के।
हाँ, गलत आंसर करने के बजाय आप सीधा ही कह दें कि सर नहीं आता। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ऐसा नहीं है कि आपने सारे क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चन नहीं बताए तो आपके इंटरव्यू पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, ऐसा भी नहीं होता है। और मैं समझता हूँ ऐसा भी नहीं है कि आपने सारे क्वेश्चन बता दिए तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, ऐसा भी नहीं है। अच्छा सर, ये इंटरव्यू वेन्यू कहाँ होती है जनरली इसकी? RPSC के अंदर ही होते हैं, अजमेर में। अजमेर में। अच्छा, बाकी सर इसका टाइमिंग क्या रहता है जनरली? आपने वैसे तो बताया था इंट्रोडक्शन। हाँ, टाइमिंग इसका 2 पार्ट है दिन में, जैसे एक मॉर्निंग शिफ्ट है, एक आफ्टरनून शिफ्ट है। तो सुबह शायद 9 से 1 बजे तक है और शाम को 2 से 5 के आसपास ऐसा कुछ टाइमिंग है। ओके, बाकी सर आपको फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए और कोई सजेशन आपके एक्सपीरियंस से जो आप बहुत ध्यान रखने वाली कोई चीज़ हो ऐसी? मतलब ये कहूँगा कि भाई ऐसा मौका पहले तो लोगों को मिला नहीं कभी कि एक साथ सारे डिपार्टमेंट में इतने बड़े लेवल पे वैकेंसी आई हों। अभी आई है और तो मौका है कि राजस्थान में इससे अच्छी इंजीनियरिंग फील्ड में जॉब हो नहीं सकती, जो आपको डायरेक्ट एकदम क्लास ऑफिसर बना देते हैं, 5400 पे ग्रेड मिलती है और एक गेजेटेड ऑफिसर आप हो जाते हो। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बार बार आती नहीं है, ये इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करो अच्छे से। लास्ट स्टेज है, जितनी अच्छी मेहनत करके जाएंगे उतने अच्छे परिणाम। हाँ, यही कहता हूँ कि भाई अब है जितना सब लगा दो, एक तरह से फाइनल है। आपने सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन जब तक जीतोगे नहीं, जब तक विजेता नहीं कहलाएंगे, तो कम से कम ये जीतना जरूरी है। बाकी सर एक बात और कहते हैं लोग कि अरे मेंस में इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं तो इंटरव्यू को क्या सीरियस लेना, 72 का ही तो है। इस पे आप क्या बोलेंगे सर? आपने मेंस में बहुत अच्छे नंबर आपके आए हुए हैं और लेकिन आप मतलब वहाँ से ऑलरेडी क्वालिफाई हो रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जिन लोगों के नंबर वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, बाउंड्री पे ही वो हैं, और लेकिन वो इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो उनको वहाँ फ़ायदा मिल जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके वहाँ 8-10 नंबर मान लो एक्स्ट्रा, लेकिन इंटरव्यू में कम रह जाते हैं, तो दिक्कत हो जाती है उनके साथ। अब लेकिन अपन ये नहीं कह सकते कि भाई इंटरव्यू में किसी को फेल कर दिया। इंटरव्यू में हो सकता है 10 नंबर भी दे दें, लेकिन वो टोटल जब अपना जितना भी रिक्वायर्ड कट ऑफ है उतना होना चाहिए, तो उसके लिए जितना मैक्सिमम नंबर अपन इंटरव्यू में लाएं उतना अच्छा है। चाहे आप, और उससे एक फ़र्क एक और वो लोगों को अभी हो सकता है याद नहीं हो कि जितने अच्छे नंबर आएंगे उतनी अच्छी आपकी मेरिट बनेगी और उस मेरिट के ऊपर आपकी पूरी नौकरी चलने वाली है। जैसे आप मेरिट में, जैसे इंटरव्यू मान लो आपके अच्छे नंबर है लेकिन मेंस में भी अच्छे हैं और इंटरव्यू में भी अच्छे आते हैं, तो आपका अच्छा मेरिट बनेगी और फिर नंबर ऑफ प्रमोशन से आगे चांस हैं वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं जिसकी अच्छी मेरिट है उनकी। तो मैं तो मानता हूँ कि जिनके अच्छे नंबर उनको भी ज़्यादा अच्छी मेहनत करनी चाहिए। यस सर। बाकी सर एक आखिरी सवाल इस पे ये बनता है कि जो एस्पिरेंट्स हैं, पिछले आप जान रहे हैं इतना कंपटीशन माहौल है, तो 3-3 साल से 4-4 साल से भी तैयारी कर रहे हैं, तो और कहीं जॉब नहीं करी हुई है, तो उनको उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है कि भाई आप इतने साल समय से क्या कर रहे हैं? क्या वो डायरेक्टली ऑनेस्टली बोल दें कि सब तैयारी कर रहे थे, या किस तरीके से करना चाहिए? हाँ, जैसे मान लो किसी के पास 3-1 साल का ही गैप है, 3-4 साल का गैप है, तो वो तो ये कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि वैकेंसी इतनी लंबी चलती है। 3 साल तो लगभग हो ही गए, तो उसमें तो कह ही सकते हैं कि भाई सर मैं तैयारी कर रहा था इतने दिन से, पहले प्री की फिर मेंस की, फिर अब जाके यहाँ तक आए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनको ज़्यादा लंबा गैप है उनको ज़रूर हो सकता है सोचना पड़ जाए कुछ कि भाई इसका क्या जवाब दिया जाए। हाँ सर, बाकी ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। वैसे तो 2018 से रिक्रूटमेंट चल रहा है, 3 साल तो ऑलरेडी हो गए हैं, तो उतना वक्त तो लगेगा ही। हाँ, आई थिंक सर हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। फिर भी अगर कोई क्यूरी बचती है स्टूडेंट्स की तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप डालिए, हम सर से डिस्कस करके उसका आंसर जरूर लिखेंगे। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। अब मोर और लेस हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, और बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं जो भी ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि ज्ञान टोकरी जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल जो ज्ञान है उससे रिलेटेड वीडियोस सर डालते रहते हैं, आप ज़रूर देखो। मैं भी अपने प्रिपरेशन टाइम में वो देखता था। वंस अगेन थैंक यू सर। थैंक यू, आप भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लेके चले हो लोगों की मतलब मदद करने का। जो आपका ये प्रोसेस है अच्छा है, कम से कम जब लोगों को पूछने के लिए कोई मिलता नहीं है कि किससे पूछें और कौन ढंग से बता पाएगा, तो कहीं ना कहीं आपके चैनल से लोगों को मदद मिलेगी कि यार हाँ, यहाँ वो जानकारी मिली जो हम बहुत ढूंढ रहे थे कि किससे पूछे। क्यों, हर किसी का कोई जानकार नहीं होता कि वो कहीं उनके भैया या कोई रिश्तेदारी में जॉब कर रहे हो इस फील्ड में, तो उन लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा इस चीज़ से। यस सर, वेलकम सर, आप आए, थैंक यू सो मच। ओके, तो इस वीडियो में हमने RPSC IAN का जो इंटरव्यू है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल जानी है सर से, और नेक्स्ट वीडियो में मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो अब एक बार सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद का क्या प्रोसीजर है, मेडिकल वगैरह, अगर ट्रेनिंग वगैरह कुछ होती है तो वो, इसके अलावा फिर जॉब प्रोफाइल कैसी है, इस सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सर से।